नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। उत्तराखंड में भू कानून संशोधन को लेकर राजनीति फिर से गर्मा गई है। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने इसे ऐतिहासिक कदम बताया और कहा कि ये भूमि जिहाद और जनसांख्यिकी बदलाव की कोशिश पर रोक लगाएगा। उन्होंने दावा किया कि सरकार ने उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर विशेषज्ञों और कानून जानकारों की राय ली है और सभी संवैधानिक प्रक्रियाओं का पालन किया गया है। इसी कड़ी में बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर दोहरी राजनीति करने का आरोप लगा दिया है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने सरकार पर आधी अधूरी तैयारी का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि नया भू कानून सिर्फ 11 जिलों में लागू होगा, जिससे कि भूमि के दुरुपयोग की आशंकाएं बनी रहेंगी। भूमि कानून संशोधन को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अब आमने सामने आ गया है। क्या है कानून राज्यवासियों के हित में होगा या इसमें कई नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं? तो देखिए, अब इस कानून को लेकर भी लगातार तमाम तरीके की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। जो संशोधन किया गया है नए भू कानून में, इस वक्त इसको लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आधी अधूरी तैयारियां हैं, बहुत देरी से कदम उठाया है, अब सरकार जागी है इसको लेकर। इस पर सवाल उठा रहा है, आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं और पूरी भारतीय जनता पार्टी सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं, तमाम कार्यकर्ताओं का, जिन्होंने एक ऐतिहासिक जो भू कानून उत्तराखंड में जो बनने जा रहा है, जो ये एक तरीके से हमारे मुख्यमंत्री जी की एक दूरदृष्टि सोच है और आने वाले समय में ये जो भू कानून है ये उत्तराखंड की जो हकूक़ है उसको संरक्षित करेगा। और रही विपक्ष की बात, कि विपक्ष जो इस पे सवाल उठा रहा तो उनके पास तो कोई मुद्दे हैं नहीं। और अगर ये होता, विपक्ष ने जो उत्तराखंड भारत आजाद हो के मतलब 76-77 साल हो गए, उसमें से अगर कुछ नहीं गया हो तो 60 से 65 साल जो है कांग्रेस की सरकारें रही है, तो उन्होंने इस देश के लिए क्या किया, उत्तराखंड के लिए क्या किया, वो खुद जानते हैं। अगर वो इतने आज जो है शुभचिंतक बने तो उनको भू कानून लाना चाहिए था। लूट बाजारी तो उनके टाइम से हो रही है, आज जो है अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उस पर सवाल उठाना उनका सिर्फ फितरत बन गई है। मैं कहता हूँ ये जो भू कानून है ये उत्तराखंड को संरक्षित करेगा, यहाँ के लोगों की जो जाग जमीन बचेगी, लोग अपने अधिकारों के लिए, अपनी जमीन के लिए काम करेंगे। हमारी जो लैंड है, हमारी जो अपने आने वाले समय में जो आने वाली पीढ़ी के लिए हम अपने अधिकारों को संरक्षित कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो देखिए, जमकर राजनीति इस पर हो रही है। हालांकि इसको सत्ता पक्ष कह रहा है कि उत्तराखंड की जनता, जंगल, जमीन सब कुछ बचेगा। भूमाफियाओं की निगाहें जो अब तक टिकी रहती थी उस पर पूरी तरीके से अंकुश लगेगा और पहाड़ जिस तरह से बाहर के लोग आकर बस रहे थे, भारी लोग खरीद रहे थे औने पौने दामों पर, उस पर पूरी तरीके से विराम लगेगा। लेकिन विपक्ष इसको लेकर भी सवाल उठा रहा है। तो देखिए, आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा भी करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ बने हुए, उनसे इंट्रोड्यूस आपका करवा देता हूं। हमारे साथ रविंद्र कुमार हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। रविंद्र कुमार जी, स्वागत है आपका जनता टीवी में। हमारे साथ जयेंद्र रमोला भी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। और देवेंद्र सिंह, सामाजिक कार्यकर्ता, वो भी सीधा इस वक्त हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। देवेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी में। सबसे पहले शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगा रविंद्र कुमार जी, संशोधन का बार बार जिक्र हो रहा है, नया भू कानून इंप्लीमेंटेशन को लेकर अब तक सवाल उठ रहे थे कि कब यह कानून आएगा, कब उत्तराखंड की जो लोगों की आवाज है उनको सुना जाएगा। लेकिन अब इंप्लीमेंटेशन का जिक्र हो रहा है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है, कह रहा है बहुत देरी से कदम उठाया तो बहुत आधी अधूरी तैयारियों के साथ। मैं सर्वप्रथम तो अपने प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व का और उस देवभूमि की जनता का, जिन्होंने लगातार अपनी आवाज को बना रखा था कि भू कानून इस प्रदेश के अंदर सच से सच इस प्रदेश की जल, जंगल, जमीन, संस्कृति को बचाने के लिए ऐसा कानून आए। और उस कानून को आज जिस प्रकार से माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने लाने का काम किया है, और ये स्वागत योग्य कदम है। भविष्य में हमारे प्रदेश में जिस प्रकार से जमीनों को लेके और जमीनों के साथ साथ क्या था कि एक खेल बना दिया था, एक धंधा बना दिया था, उस पे कहीं ना कहीं विराम लगाने का काम लगेगा।
और हमारी संस्कृति, हमारी धरोहर, हमारी जमीन, हमारे जंगल, हमारे जल, इनको कहीं ना कहीं संरक्षित रखने का कार्य अब जो है कानून के ठीक है, दायरे में आप आते ये हुए मानते हैं कि जिस तरह से जितना स्ट्रांग कानून होना चाहिए था वो स्ट्रांग कानून है, या फिर इसमें खामियां है? क्योंकि आप मुख्यमंत्री को कहते हुए सुना है, वो कह रहे हैं कि हमने दर्द को समझा है, उत्तराखंड के लोगों के दर्द को वो मांग कर रहे थे, अब इसीलिए ये भू कानून लाया है, इससे जनता, जंगल, जमीन का जो जिक्र हो रहा है वो सुरक्षित रहेगा। आपको लगता है कि वाकई में एक ठोस कानून है, या इसमें भी कुछ ना कुछ कमियां हैं? देखिए, मैं इस बारे में ये नहीं कह सकता कि कोई कमियां है। देखिए, जब कानून कोई लागू होता है, जब का इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो चलने लगता है, गति लेता है, तो कहीं ना कहीं अगर कहीं कोई ऐसी चीजें आती हैं, या तो कहीं अड़चन होती है या उसमें और अच्छा करने की जरूरत होती है, तो भविष्य में ये कानून है, कोई ऐसा वो फरमान नहीं है कि जो लिखा गया तो उसमें कोई चेंजेस नहीं होने का। मुझे लगता है कि भविष्य में अगर दोबारा इसमें और कोई ऐसी चीजें करने की जरूरत पड़ेगी तो ये संभव है। नहीं रविंद्र कुमार जी, सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि विपक्ष कह रहा है कि भले ही ये नया भू कानून लाया हो, इसमें जितनी स्ट्रांगनेस की बात की जा रही हो, लेकिन बैकडोर अभी भी खुला हुआ है, सरकार अपने फायदे के लिए उसको इस्तेमाल करेगी। ये विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। जयेंद्र जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। जयेंद्र, रमोला जी, आपको क्यों लगता है कि जो नया भू कानून है, संशोधन जो इसमें किया गया है वो इतना स्ट्रांगली नहीं है? आप कह रहे हैं सरकार ने बहुत देरी से कदम उठाया और आधी अधूरी तैयारियों के साथ, ऐसा क्यों? कि ये कानून बहुत जल्दबाजी में किया गया, क्योंकि आने वाले चुनावों को देखते हुए और सारी चीजों को देखते हुए ये कदम उठाया गया। और अगर ये कहते हैं बिल्कुल जनता के मानक के अनुसार, जो जनता डिमांड कर रही थी उसके अनुसार ये कानून बनाया गया, तो क्या किसी से आपने बात करी इस विषय में? कोई कानून बनाने से पहले क्या आपने किसी के सुझाव लिए? क्या आपने एक जो विपक्ष के दलों के साथ एक बैठक होती है, उस बैठक में इसमें चर्चा की गई? नहीं, वो तो कह रहे हैं हमने तो जल्दबाजी में लेके आया और चल दिया। सुझाव लिए हैं एक्सपर्ट के साथ, एक्सपर्ट लोग विचार विमर्श। कौन एक्सपर्ट लोग थे? उनके नाम क्या हैं? सचिन जी, उनके क्या नाम है जो एक्सपर्ट लोग थे? उनसे किन से बात की? और सबसे बड़ी बात, एक तरफ यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, वहीं इसमें भी आप देख लीजिए, हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़ देते हैं। मतलब ये कहते हैं इधर बंदरबाट हो रही है, लेकिन हरिद्वार और उधम सिंह नगर में आप बंदरबाट करिए, हमारी सरकार की तरफ से पूरी छूट है। वह क्या उधम सिंह नगर और हरिद्वार उत्तराखंड के पार्ट नहीं है? क्या ये दोनों जिले उत्तराखंड से अलग हैं? अगर आपने भू कानून बनाया है तो ये दो जिलों को अलग क्यों छोड़ दिया है? और मेरा मानना यह है कि जब जनता भू कानून की मांग लेके चल रही थी, उनके प्रतिनिधियों को बुलाती, भाई आपकी क्या डिमांड है, आप किस तरह का भू कानून चाहते हैं, आप किस तरह के आपके विचार हैं, उनसे भी विचार करती। और ठीक है, आप ये मानते हैं कि आधी अधूरी तैयारियों के साथ बहुत जल्दबाजी में चुनाव को देखते हुए सरकार ने ये कदम उठाया है। ठीक है, आपके पास मैं आऊंगा। जयेंद्र जी, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रही है। उधम सिंह नगर को छोड़ देते हैं, ये अपने आप में बड़ा सोचने विषय कि इधर आप लूटिए पर इधर मत लूटिए, ये क्या मतलब है? ठीक है, उत्तराखंड के दो जिलों को लूटने के लिए छोड़ देते हैं, ये किसके लिए छोड़ देते हैं, किसके कहने पे छोड़ते हैं? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रविंद्र जी जवाब दीजिए बहुत ही शॉर्टली सर। देवेंद्र सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं। नहीं सर, देखिए, मुझे लगता है कि इन्होंने आधी अधूरी जानकारी के साथ, तैयारी के साथ रमोला जी बैठ गए। और रमोला जी जिस प्रकार से कह रहे हैं कि चुनाव को देखते हो, मुझे नहीं लगता है अभी जल्दी कोई चुनाव आ रहा है। और भारतीय जनता पार्टी के पंचायत का चुनाव आने वाला है भैया, पंचायत का चुनाव तरीके को समझते हैं। जनता पार्टी कभी चुनाव को लेके ना तो कोई इस तरीके के कोई कानून में या कोई किसी तरीके का काम करती है। सब चुनाव को देखते हैं। पार्टी सिर्फ राष्ट्र हित में, देश हित में, प्रदेश हित में, लोगों के हित में कार्य करने के लिए अग्रसर भूमिका में रहती है। हमें इससे लेना देना नहीं है कि हम किसी एक व्यक्ति को, किसी एक उसको खुश करने के लिए कोई किसी प्रकार का कोई करते हैं। राष्ट्र हित में, प्रदेश हित में जो भी अच्छा होगा, उससे चाहे कितना भी कड़ा फैसला हो, उसे लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ देवेंद्र सिंह भी बने हुए हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। देवेंद्र सिंह जी, आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पहले भू कानून को लेकर लगातार मांग उठ रही थी। जब जिसकी सरकार होती है उस पर एक प्रेशर होता है, एक दबाव होता है, लेकिन जब वो विपक्ष में वो पार्टी बैठ जाए तो वो दूसरे पर आरोप लगाती है कि भैया भू कानून आप तो अपनी फायदा देख रहे हैं, इस पर राजनीति करते हैं। अब सरकार ने जो कदम उठाया वो वाकई स्वागत योग्य है, या फिर ये बहुत जल्दबाजी में कदम उठाया गया जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है? मैं अभी
रमोला जी की बात सुन रहा था, देखिए एक निष्पक्ष राय के तौर पर मैं अगर बोलूं तो नारायण दत्त तिवारी जी की सरकार में भू कानून का पहला आदेश निकला था, जिसमें कुछ कंडीशंस रखी हुई थी। उन कंडीशंस को ज्यादा डिटेल में जाने का शायद वक्त भी नहीं होगा। फिर उसके बाद जब भाजपा सरकार आई और खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे, तब उसमें काफी बदलाव किए इन्होंने, और वो बदलाव जो है वो प्रदेश के विरुद्ध गए, जो लोगों की भावनाएं थी उसके विरुद्ध गए, और भू का जो भू कानून है उसकी जो आत्मा है उसके विरुद्ध लोगों ने खरीद फरोख्त और खुदर बुदर करने का काम किया। और अब फिर उस पर जनता की मांग उठी थी कि इसको एक सबके हित के तरह से इसको बनाकर पेश किया जाए। रमोला जी ठीक बोले अभी कि इसको भाजपा सरकार ने आनन फानन एन वक्त पर जब चुनाव आए तो एक पिटारा खोल के जनता के सामने रखा है। जनप्रतिनिधि हो, सामाजिक कार्यकर्ता हो, किसान हो, या जो जनता का एक मंतव्य था उसके पीछे, वो पूरा नहीं हो पाया, और भाजपा उसको आनंद फानन बॉल को जो है वो दूसरे की कोर्ट में डाल के शांति से चुनाव करा के और उसको अधूरे तौर पर छोड़ गई। नहीं, लेकिन सरकार तो ये कहती है कि इनमें तो राय मशवरा ली है, कानूनी पेचीदों को हमने समझा है, एक्सपर्ट्स की राय ली है, मंथन हुआ, विचार विमर्श हुआ, उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करने की बात कही है। देखिए सरकार है, सत्ता में है, ऑब्जेक्शंस इनवाइट करते हैं और उसमें जो है लोगों की राय भी लेते हैं, लेकिन वो कहाँ तक उन्होंने उसमें शामिल की है देखना ये पड़ेगा। अभी 2 जिले छोड़ दिए गए हैं उसमें जहां पर कृषि और ये भूमि ज्यादातर है। ये सरकार उसके विरुद्ध उसमें इंटीग्रेटेड शहर बसाने की बात करती है, एक्विजिशन की बात करती है, तो खेती बाड़ी का क्या होगा अगर दूसरे लोग बाहरी, चाहे वो कॉर्पोरेट आए चाहे कुछ भी आए, एक न एक दिन तो वहां की भूमि का भी जो है इसी तरह से खुर्द-बुर्द हो जाएगी। ठीक है, तो नियम तो पूरे प्रदेश के लिए एक जैसे ही होने चाहिए ना। जी जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। रविंद्र कुमार जी वो कह रहे हैं नियम पूरे प्रदेश के लिए एक जैसे होने चाहिए, फिर ऐसा क्यों है कि कहीं ये लागू है, कुछ जगहों को आपने छोड़ दिया? देखिए, अगर दो जिलों को छोड़ दिया जाए तो पूरे प्रदेश में कृषि की भूमि हो, बागवानी की भूमि हो, किसी भी प्रकार से कोई भारी व्यक्ति नहीं ले सकता। और नगर निकाय छावनी परिषद में 250 वर्ग मीटर, वो भी सिर्फ एक बार वो है जमीन ले सकता है, और इसका सख्ती से अनुपालन किया जाएगा, डीएम की देखरेख में किया जाएगा। अब रही बात, अब ये कहना है कि पूरे क्षेत्रों में एक जैसा कानून हो, तो मैं ये समझता हूँ कि जो उधम सिंह नगर है या हरिद्वार है, इस क्षेत्रों में कई ऐसे, अभी जैसे इन्होंने बोला कि बाहर से व्यापार वो आ जाएंगे, क्या कहते हैं, उद्योगपति आ जाएंगे जमीन। देखिए, उद्योगपति अगर आता है तो उद्योगपति कुछ ना कुछ लेके आता है। मैं ये इस बात से सहमत नहीं हूँ देवेंद्र जी की। यहाँ उद्योग लगाएगा, रोजगार देगा, यहाँ के लोगों को, युवाओं को स्किल में नहीं, रविंद्र कुमार जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा सर। अभी मैं भी उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं। उत्तराखंड में स्थिति ये हो चुकी है कि लोगों की जमीन बिक गई, बाहर के लोगों ने फार्म हाउस बना दिए और वहीं के रहने वाले वो गार्ड की नौकरी कर रहे हैं। यह हकीकत है पहाड़ी क्षेत्रों की सर। जी जी, देखिए, तभी तो जब इस चीजों का दुरुपयोग हुआ, तभी तो ये कानून लाने की जरूरत पड़ी ना सर। पहाड़ी क्षेत्रों में। और ऐसा नहीं है कि उनकी जांच नहीं हो रही। अभी मैं परसों अखबार पढ़ रहा था, ऐसे बहुत सारी जमीनों के ऊपर चिन्हित किया गया है, क्योंकि ये कानून पहले भी था 250 वर्ग मीटर का, और कृषि भूमि अगर ली है तो उसका प्रावधान बना। अगर उससे कोई घालमेल करके कहीं कोई अधिकारियों से या किसी तरीके से उसमें कुछ भ्रष्टाचार किया है या उसको निकालने की कोशिश की है, तो उसकी भी जांच चल रही है। उसमें बहुत सारी जमीन चिन्हित करके उन्हें रोक लगाई गई है। तो ऐसा ना कहिए कि ऐसा नहीं हुआ। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मेरे साथ, अपने साथ हुआ है। मेरी प्रॉपर्टी थी मेरे पिताजी की, स्वर्गवास के बाद मेरे को और मेरे भाई को मिली। मैंने जस्ट अभी कुछ दिन पहले उसको अपनी रजिस्ट्री करवाई, तो उसका दाखिल खारिज होने में भी टाइम लगा, क्योंकि उसके अंदर हमसे मांगा क्या कि भाई आपके पास ये जमीन कहाँ से है, कैसे। तो ये कहीं ना कहीं एक सुनिश्चित किया जा रहा है कि जमीनों में अगर कोई यहीं का रहने वाला व्यक्ति है तो उसके हित ना मरे, और बाहर से आने वाला कहीं ना कहीं इस मंशा के साथ ना आए कि मैंने यहाँ आके इस तरीके से इन जमीनों को लेके खुद। एक मेरी लास्ट, सचिन जी, जहां तक बात बार बार आ रही है
बाकी एक्सपर्ट से, विपक्ष से पूछा नहीं गया, तो कौन से विपक्ष से? उससे पूछे जो वनफूल पूरा 75 एकड़ जमीन, रेलवे की जमीन को कब्जे वालों को जो सही मानता है, उनसे राय लेते। आप बताइए ना, आपसे राय लेते। आपने देखा है, डिसाइड नहीं कर पाए हैं कि जो आपने देखा है वहां पे वनफूल, आप दिखाइए कहां बोल रहे हैं, लंबे समय आप दिखाइए, आपने देखा कहां है रेलवे की जमीन के ऊपर, आप उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े? आप मुझे सबसे पहले ये जवाब दीजिए। आप प्रदेश का हित तो बाद में बताना, आप कांग्रेस पहले जवाब दे, उन लोगों के हित में या उनके साथ खड़े हैं या नहीं खड़े हैं, बस। एक तरफ सचिन जी, एक तरफ ये जो हमारे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को उनको मालिकाना अधिकार देने की इनके मुख्यमंत्री बात करते हैं, दूसरी तरफ इस तरह के सवाल करते हैं। और कांग्रेस कभी भी किसी भी गलत व्यक्ति के साथ नहीं खड़े हैं, किसी भी गलत व्यक्ति के साथ नहीं। बीजेपी कर सकती है, बीजेपी का मंत्री सरेआम सदन में गाली देने का काम करता है, उसको अभी तक कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाता है। डिबेट को डाइवर्ट कर रहे हैं सर, वो अलग मुद्दा है, वो अलग मुद्दा है। मुख्यमंत्री बचाने का काम करता है, विधानसभा कानून से मत जोड़िए सर, कौन क्या बोल रहा है क्या नहीं, ये अलग मुद्दा है। सचिन जी, इन्होंने घुमाया। आप देखिए, ये वहां पर हल्द्वानी पहुंच गए, बात भू कानून की हो रही है, बात लचीले भू कानून की हो रही है, ये हल्द्वानी पहुंच गए। नहीं सर, हल्द्वानी का तो जिक्र नहीं किया ना, क्योंकि वहां पर जो अतिक्रमण हो रहा था उसको सरकार ने हटाने का काम किया, वो इससे जुड़ा है सर। वहां पे जो अतिक्रमण था उसको हटाने का काम किया। हल्द्वानी का आप जिक्र कर रहे हैं, आपने देखा किस तरह से वहां घटना घटी, आगजनी की घटना हुई, किस तरीके से आक्रोश वहां पर फैला। सर बिल्कुल, हाई कोर्ट में, माननीय हाई कोर्ट में जब उसे हटाने के लिए कहा, तो यही लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट में उनके पक्ष में जा खड़े। मैं माननीय न्यायालय का बहुत आदर करते हो, उन्होंने जो अपना फैसला दिया मैं उसे मानता हूँ, लेकिन मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ये बार बार ये दो पक्षीय जिस प्रकार से बातें करते हैं, एक तरफ तो यहाँ के भू कानून को सख्त होना चाहिए, यहाँ की जमीन बचाएंगे, यहाँ के लोगों की संस्कृति बताएं। आप मुझे बता दीजिए, जिस प्रकार से माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इनके को बसाने के लिए पहले प्रदेश सरकार सोचे कहां बचाएंगे तब हटाया जाए। अब मैं इनसे पूछना चाहता हूँ रमोला जी से, कहां बचाएंगे आप बताइए? कहां, पौड़ी में बचाएंगे? प्रदेश सरकार में बचाएंगे? प्रदेश सरकार किसकी है? आप बताइए ना कहां? अरे भैया, प्रदेश सरकार आपकी है, कोर्ट ने आपको आदेश किया है, कोर्ट ने आपको आदेश किया है, जो आप कोर्ट ने हमको आदेश नहीं किया, कोर्ट ने प्रदेश सरकार को आदेश किया। भैया बात को बोलने, अरे जानकारी लीजिए सरकार, मुझे लगता है आप भूल गए कि सरकार आपकी है, मुझे लगता है भूल गए आप, सरकार आपकी है, लोगों के सामने ओपन होता है। आप भूल गए कि सरकार आपकी है। भैया सरकार आपके, सरकार ने, कोर्ट ने आपसे सवाल पूछा, आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, मेरी सरकार थोड़ी है कोई। कह रहा हूँ, हम आपके मुख्यमंत्री फेल हो रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री फेल हो रहे हैं किसी को भी सही व्यवस्था देने में, तो इसलिए केवल और केवल आज की डेट में अपनी पीठ थपथपाने का काम कर रहे हैं कि हमने बहुत अच्छा भू कानून लिया है। तो जहां आधा अधूरा भू कानून लाना है, क्यों जनता नाराज है आज भी? क्यों प्रदेश की जनता नाराज आज भी कि भू कानून सही नहीं है? क्यों नाराज है प्रदेश की जनता? अगर आपने बहुत अच्छा काम किया, क्यों नहीं पूरे प्रदेश के अंदर होर्डिंग लग रहे हैं आपके पक्ष में? क्यों नहीं आम जनता लगा रही? केवल बीजेपी के चमचे, बीजेपी के कार्यकर्ता वही तो लगे हैं, जो उस क्षेत्र के चमचे हैं वही तो होर्डिंग लगा रहे हैं। मुझे बताओ, उत्तराखंड की जनता कौन इसके लिए होर्डिंग लगा रही है? मैं इस प्रदेश का बीजेपी का कार्यकर्ता नागरिक नहीं हूँ क्या? अगर मैं अपनी सरकार के पक्ष में अच्छे कानून को लेकर वोट लगाता हूँ तो इसमें आपको आपत्ति है क्या? आप भी अलग टाइप के होते हैं, जो कार्यकर्ता नहीं होते हैं। सुनिए रविंद्र जी, आप कार्यकर्ता हैं, चमचे अलग टाइप के होते हैं, जो केवल होर्डिंग लगाने के लिए रहते हैं, जो केवल और केवल ठेके उठाने के लिए होते हैं और तालियां बजाने के लिए होते हैं, वो अलग होते हैं। आपकी बात नहीं है इसमें। कार्यकर्ता, मैंने कार्यकर्ता भी कहा, बीजेपी का कार्यकर्ता और वो चमचे जो जब जिसकी सरकार होती है उसके होर्डिंग लगाने का काम करते हैं। लेकिन वो किसी भी जयेंद्र रमोला जी वो कह रहे हैं कि हमने इसमें फ्लेक्सिबिलिटी रखी है, अगर आपके पास कोई सुझाव है, आपको लगता है कुछ कमी है तो आप अपने सुझाव दीजिए, वो कहां मना कर रहे हैं? बिल्कुल, हमारे नेता उसमें सुझाव देंगे, लेकिन ये कितना उसमें इंप्लीमेंट करते हैं? ये तो कह रहे हैं हमने बना दिया, जो हमने कह दिया वो बिल्कुल सही है। अरे मेरा भी मानना यह है, ये जो एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं, कि उन एक्सपर्टों के नाम तो खोलें, वो कौन एक्सपर्ट है जिनसे इन्होंने लिया है? उत्तराखंड की जनता को बताएं तो सही कि ये एक्सपर्ट है, इनसे हमने सुझाव लिया है। आज भी टिहरी झील के पास अगर आप जाएंगे, टिहरी झील के आसपास के सारे गांव को बेचने का काम करते हैं, और मुख्यमंत्री स्वयं जाके वहां राउंड लेके आते हैं एक चक्कर पहले। चलिए ठीक है सर, समय का अभाव है। देवेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ बने हुए। देवेंद्र सिंह जी, सवाल मेरा यही है कि सरकार ने तो चलिए ये कदम उठाया, देर से ही उठाया, लेकिन स्वागत योग्य ये कदम है। आप कह रहे हैं कि इसमें खामियां हैं,
बहुत देरी से कदम उठाया, आधी अधूरी तैयारियां, लेकिन सरकार तो कांग्रेस की भी थी। अब कांग्रेस आपत्ति कर रही है, तो अपने टाइम पर सरकार ला सकती थी ये भू कानून। देखिए जी, आपत्ति का जो आधार है वो ये है कि हमारे भाजपा के शासन काल में, पिछले काल में भी हाँ यहाँ पर इन्वेस्टर्स मीट हुई है। ठीक है। बहुत सारे नगाड़े बजे कि इतना इन्वेस्ट करेंगे, इतना करेंगे। इनका उनके लिए कौन सी जमीन का प्रबंध इन लोगों ने किया है कि वो कहाँ आकर इंडस्ट्री लगाएंगे, शिक्षण संस्थान खोलेंगे या मेडिकल के तौर पे इसको डेवलप करेंगे, उसका चिन्हीकरण किया है क्या भाजपा सरकार ने? दूसरी तरफ इनके बिना किसी प्लानिंग के परियोजना बन जाती है और इनका फतवा जारी हो जाता है कि देहरादून के जो खाली कृषि के क्षेत्र हैं, अब हम उनकी जमीन एक्वायर करके किसानों को बर्बाद करके इंटीग्रेटेड सिटी बनाएंगे। तो ये किसकी कंसल्टेशन से, किसकी राय मशवरे से, किसान नेताओं की राय मशवरे से करते हैं या विपक्ष को बुला के कहते हैं कि भाई ये प्रोजेक्ट कहाँ पर ठीक होगी? तीसरी बात, अभी जो रमोला जी भी कह रहे थे, कुछ कमेटियां इन्होंने इसमें बनाई थी, उनमें यहाँ का रहने वाला या यहाँ का उत्तराखंड का स्पेशलिस्ट अगर हो तो बताइए। कई कमेटी है, समय का भाव आपने बताया, मैं डिटेल में डिस्कशन में उसको ला सकता था, लेकिन इनकी जो कमेटी बनी उसमें तो यहाँ का विशेषज्ञ या यहाँ का रहने वाला जानकार व्यक्ति होता ही नहीं है। नहीं, लेकिन देवेंद्र सिंह जी वो कह रहे हैं अगर कमियां रही तो हम उसको सुधारेंगे, आप सुझाव तो दीजिए। लेकिन सुझाव, वो तो अभी मैं कह चुका हूँ कि सुझाव मानते कहाँ हैं। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं विषय से हटूंगा नहीं। चर्चा ही हो रही है। आप देखिए, जिस दिन सुझाव मांगे उस दिन सुझाव भी दिए जाएंगे। ये तो इनका ये वैसा ही कानून है जैसे इन्होंने पलायन के लिए बनाया था एक आयोग। देवेंद्र भाई, इन्होंने एक पलायन के लिए, सचिन जी, एक पलायन आयोग बनाया था। एक नेगी जी को अध्यक्ष बनाया था, पौड़ी में ऑफिस बनाया था, और एक डेढ़ महीने बाद उन्हीं का पलायन हो गया देहरादून, अध्यक्ष ही पलायन देहरादून हो गया। तो उसी प्रकार मुझे लगता है जैसे पलायन आयोग बनाया था, उसी ये भू कानून जैसा इनका ये भू कानून है, इसका भी जल्दी ही पर्दा खुलेगा, इसका भी जल्दी वो करे ये, क्योंकि आनंद फानंद इसमें लिया गया क्योंकि पंचायत के चुनाव है। और अभी अभी देखिए सहकारिता का चुनाव हुआ, सहकारिता में सरकार ने पहले ही बहुत सारे लोगों के वोट काट दिए गए, और उसके बाद जब कोर्ट गए तो कोर्ट ने उनको फिर लताड़ा है सरकार को कि जो ये वोट काटे गए इनको दोबारा से इनसे भी वोट करा के चुनाव कराया जाए। ये स्थिति इनके लिए कोर्ट जाना पड़ रहा है बार बार। ठीक है सर, समय का अभाव है मेरे पास, मैं कंटिन्यू नहीं रख पाऊंगा। एक सेकेंड ठीक है, रखिए अपनी बात। मेरा इशारा, हेलो जी जी रखिए सर अपनी बात। मेरा इशारा उसी तरफ है, आयोग। हाँ। जैसे केंद्र सरकार में चुनाव आयुक्त की नियुक्ति वाला सवाल चर्चा में रहता है, ऐसे ही उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, ये किसी की सलाह, दिक्कत, आपत्ति सुनते कहाँ है? वोटर लिस्ट अभी परिसीमन की बात है, परिसीमन सारा उल्टा पुल्टा है, और उसमें वोटर लिस्ट में जितने भी नाम कटे, लाखों नाम कट गए हैं, उसका कहीं सुनवाई की? चलिए जवाब ले लेते हैं बहुत ही शॉर्टली। रविंद्र कुमार जी जवाब दीजिए सर, समय का अभाव है, बहुत ही शॉर्टली। आरोप लग रहे हैं आप सुनते नहीं हैं किसी की। ये सरकार सुनती किसी की नहीं है। देखिए, जब ये सहकारिता में जो मैंने जितना पढ़ा था, जिसमें एक लंबे समय तक जिसने ट्रांजैक्शन या कोई बैंक के अंदर सहकारिता के अंदर नहीं किया, उसका इन्होंने उस तरीके से वोट को काटने का काम किया था। वो किस आधार पे था, क्या था, ये मेरे को पूरी तरीके से इसकी नॉलेज नहीं है, लेकिन जितना मैंने पढ़ा मैंने बताया। तो अब, और क्योंकि अब प्रदेश में भू कानून लागू हो गया है, क्योंकि डिबेट भी आज आपकी भू कानून के, तो मुझे लगता है मेरे सवाल का सर जवाब दे दीजिए। अगर विपक्ष कोई सुझाव देता है तो आप उन सुझाव को मानेंगे, रखेंगे? आपको लगता है कि हाँ वाकई ये कमी है, ये छूट गया था? देखिए, विपक्ष अच्छे और सकारात्मक अपने वो देता है, सुझाव देता है, तो क्यों नहीं माने होगा भाई? विपक्ष भी तो इस प्रदेश का है, कहीं ना कहीं चाहे कुछ सीटें दी हो, इस प्रदेश की जनता ने कहीं ना कहीं इनको विश्वास करके, नहीं बस आरोप लग रहे थे ना कि वो मानते नहीं है, हम तो सुझाव देते हैं। चलिए, समय का अभाव है मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, नए भू कानून में जो संशोधन किया गया है और उसके बाद से सवाल उठ रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि बहुत जल्दबाजी में, हबड़ तबड़ में ये कदम उठाया गया, आधी अधूरी तैयारियों के साथ। ये तो बहुत पहले सरकार को सोचना चाहिए था। हालांकि सत्ता पक्ष उसको बहुत मजबूत, स्ट्रांग बता रहा है कि जो यहाँ के लोग हैं, यहाँ का जंगल, जमीन, वो सुरक्षित रहेगा। टीवी के साथ नमस्कार।